हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। साथ साथ में क्वेश्चन बैंक बनाइएगा। जितने सारे ब्रांचेज हैं, अब 100+ ब्रांच है, ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते समय भी बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो याद हो जाते हैं। मैक्सिमम जो ज़्यादा संभावना होती है जहां से क्वेश्चन उठने की, उन सारे ब्रांचेज को हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया था। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, कौन से ग्रीक लेटर से बना, या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला गया, फादर ऑफ बॉटनी किसे बोला गया, फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोला गया, बायोलॉजी वर्ड देने वाले दो साइंटिस्ट कौन लोग थे, ठीक है। तो एक बार रिकॉल करा देते हैं। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, हु गेव द टर्म बायोलॉजी? लैमार्क और ट्रेवेरिनस, दो वैज्ञानिकों ने दिया था। फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोला गया था? अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी थियोफ्रेस्टस को। फादर ऑफ बायोलॉजी थियोफ्रेस्टस को, अरस्तु को। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को। बायोलॉजी वर्ड जो है किन दो वर्ड से बना है? बायोज और लोगोज। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल, वायरस इज व्हाट? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ए सेलुलर? ए सेलुलर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, हैबिटाट के बेसिस पर अगर देखा जाए कि वायरस लिविंग होता है कि डेड होता है, तो क्या होता है? दोनों होता है। देखो वायरस के बारे में क्या है, वायरस को हम लोग कहते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन डेड एंड लिविंग। सजीव और निर्जीव इन दोनों के बीच की क्या है? योजना कड़ी है वायरस। उसको बोलते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन डेड एंड लिविंग। सजीव और निर्जीव इन दोनों के बीच की योजना कड़ी। इन्वायरमेंट में जितना देर तक वायरस रहेगा, कैसा रहेगा? डेड। और जैसे ही यह किसी होस्ट बॉडी में जाता है तो लिविंग हो जाता है, ठीक है। फिर न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? यहां पे आए थे कि नहीं? पहुंचे थे ना? ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक बताए थे ना। ऑटोट्रॉफिक का पार्ट क्या क्या बताए थे? फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो बताओ सल्फर बैक्टीरिया जो है वो फोटो ऑटोट्रॉफिक है कि कीमो ऑटोट्रॉफिक? आयरन बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफिक। ब्लू ग्रीन एल्गी फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स फोटो ऑटोट्रॉफिक। रिंग वॉर्म इधर में कहां आ जाएगा? पैरासाइटिक, पैरासाइटिक में इंडो की एक्सो, एक्सो। ई कोलाई, ई कोलाई जो है इंडो पैरासाइट। साल्मोनेला टाइफी इंडो पैरासाइट हो जाएगा। या फिर मान लो विब्रियो कॉलेरी इंडो पैरासाइट हो जाएगा। डिकम्पोजर बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक यानी मृत जीवी हो जाएगा, ठीक है। मशरूम सेप्रोफाइटिक मृत जीवी ही हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन किस में आ जाएगा? होलोजोइक या सिम्बायोटिक, ठीक है। लाइकेन किस में आएगा? होलोजोइक या सिम्बायोटिक। तो ये सब बेसिक बेसिक चीज है, इतना फंडामेंटल याद कर लेना है। अभी हेडिंग बना लो न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण। हेडिंग बना लीजिए न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। अमीबा में न्यूट्रिशन। अब देखिए इसमें क्या है, पहले फंडामेंटल इसका चीज समझ लो। अमीबा जो होता है पाया कहां पर जाता है? तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, साफ पानी में पाया जाता है, ठीक है। इसे मृदु जलीय इसको कहते हैं, यानी मीठे पानी में पाया जाता है, समुद्र के पानी में नहीं पाया जाएगा। जो भी ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक रीजन में पाए जाते हैं, तो एक्वेटिक रीजन वाले ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में हम बांट सकते हैं, एक जो फ्रेश वाटर में पाया जाए और दूसरा मेरीन वाटर में पाया जाए। तो अमीबा कैसे वाटर में पाया जाएगा? फ्रेश वाटर में। और फ्रेश वाटर भी कैसा? रुका हुआ पानी, नदी के पानी में नहीं रहेगा, तालाब के पानी में रहेगा, ठीक है। मृदु जलीय है, रुके हुए पानी में पाया जाता है। इसका जो आकार होता है, शेप, यह इरेगुलर होता है। अमीबा का शेप इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब अनियमित। किस शेप का होगा?
अनियमित, यानी यह किसी भी आकार का हो सकता है, कोई इसका फिक्स्ड शेप नहीं है। अमीबा का जो यह सेल का आप बाहरी भाग देख रहे हैं, इसी से यह लोकोमोट करने का कार्य करता है। तो अमीबा का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है, इसे हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया, जिसे हिंदी में कूटपाद भी कहा जाता है। ये आउटर पार्ट जो पूरा का पूरा है अमीबा का, इसी को बोलते हैं इसका स्यूडोपोडिया। अमीबा के सेंटर में यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस और इसके सेल मेम्ब्रेन के बीच में जेली लाइक विस्कस फ्लूइड है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो दो बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अमीबा जो होता है फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है लेग, पैर। ये जो स्यूडो वर्ड है इसका मीनिंग होता है फॉल्स और पोडिया का मीनिंग होता है लेग, पैर, काल्पनिक पैर। इस काल्पनिक पैर को यह जब चाहे बना सकता है और जब चाहे तोड़ सकता है, बिगाड़ सकता है। इसी के कारण यहां पर क्या लिख दिए, इसका आकार जो होता है अनियमित होता है। ठीक है। उसके बाद है, अगर पूछा जाए आपसे कि अमीबा बताओ कैसा सेल है, एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय, यानी यूनिसेलुलर। अब पूछे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस अमीबा कैसा है, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक है। ठीक है। आपको कल हमने बताया था कि जिस सेल में न्यूक्लियस होगा उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। तो जिस कोशिका के सेंटर में न्यूक्लियस होगा उसे यूकैरियोटिक बोलेंगे। तो अमीबा यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। अब पूछे अमीबा में जो फूड का डाइजेशन होता है वो कितने स्टेप में पूरा होता है? तो 4 स्टेप में पूरा होता है। सबसे पहला जो स्टेप इसमें होगा उसे हम लोग बोलेंगे इनजेशन। दूसरा स्टेप इसमें होता है, इसको अभी समझाएंगे। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन। तीसरा होता है एसिमिलेशन, और चौथा होता है एक्सक्रीशन। देखो, अब मान लो अमीबा को दिखाई दिया कि यहां पर उसका फूड पार्टिकल है, ठीक है, दिखाई दिया उसका फूड पार्टिकल है यहां पे, तो क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया से भोजन के नजदीक जाएगा, ठीक है, और स्यूडोपोडिया से जब भोजन के नजदीक जाएगा तो यह जब चाहे अपने स्यूडोपोडिया को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो क्या करेगा, यहां से स्यूडोपोडिया को इतना दूर का पूरा हट गया, यहां पर मान लो इसका फूड पार्टिकल रखा हुआ है और ये इसका बाहर का स्यूडोपोडिया है। तो जब भोजन के नजदीक यह स्यूडोपोडिया से जाएगा तो स्यूडोपोडिया को तोड़ देता है, थोड़ा दूर का तोड़ेगा और इस फूड पार्टिकल को कहां ले लेगा, सेल के अंदर, और मान लो इस तरीके का हो गया, इतना दूर का लाइन खत्म कर दीजिए, ठीक है, ये खत्म हो गया। तो इसका आकार वही रहा कि चेंज हो गया, चेंज हो गया, इसलिए अनियमित आकार हो गया। जब चाहे यह स्यूडोपोडिया को बना सकता है और जब चाहे स्यूडोपोडिया को डिस्ट्रक्ट कर सकता है। तो स्यूडोपोडिया को बना लेने और तोड़ देने के कारण इसका आकार जो होता है वह अनियमित होता है। तो जब यह अपनी कोशिका के अंदर भोजन को ले लेता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनजेशन, हिंदी में बोलते हैं अंतःग्रहण, इंजेशन या अंतःग्रहण। अब भोजन उसके सेल के अंदर चला गया, तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के नजदीक टेम्पोररी, कुछ देर के लिए यह फूड वैक्यूल का निर्माण करता है। किसका, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल को हिंदी में कहते हैं भोजन रसधानी, ठीक है। अब यह फूड जो इसके सेल के अंदर गया है वह कहां चला जाएगा, इसके फूड वैक्यूल के अंदर में चला जाएगा, और यहां पर उस फूड का हो जाएगा क्या, डाइजेशन, यानी भोजन इसका पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो एनर्जी निकलेगा, जो ऊर्जा निकलेगी उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और फिर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट रहा, वो एक्सक्रीटरी वेस्ट अमीबा अपने कहीं स्यूडोपोडिया के किनारे पर जमा करेगा और फिर यहां से स्यूडोपोडिया को क्या करेगा, तोड़ देगा, और इस एक्सक्रीटरी वेस्ट को कहां भेज दिया, बॉडी से बाहर। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे, ठीक है। अमीबा में जो भोजन का निष्कासन होता है वह कौन सी विधि से होगा, एक्सक्रीशन, जिसे उत्सर्जन कहते हैं। तो 4 चरण में यह अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है। फर्स्ट वन इज इंजेशन, अंतःग्रहण, दूसरा डाइजेशन, पाचन,
तीसरा एसिमिलेशन यानी ऊर्जा को उत्सर्जित कर लेता है, और चौथा एक्सक्रीशन बेकार की चीजों को शरीर से बाहर निकाल देता है। कोई दिक्कत? अब पूछे आपसे, मान लो कि अमीबा जो होता है उसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो याद रखना है अमीबा में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होगा। एसेक्सुअल को हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कौन सी विधि से करेगा? बाइनरी फिजन, द्विखंडन इसको हिंदी में बोलते हैं, बाइनरी फिजन, या हिंदी में बोलेंगे द्विखंडन, बाइनरी फिजन या द्विखंडन। ठीक है, अब द्विखंडन में यह क्या करेगा समझना। जैसे मान लो यहां पर इस तरीके का एक अमीबा है, अब यह मैच्योर्ड सेल बन चुका है, इसको अपने सेल को डिवाइड करना है, तो स्यूडोपोडिया से यह क्या करता है? न्यूक्लियस को कॉम्प्रेस करता है, ठीक है, दबाता है, और एक दो स्टेप जाते जाते यह क्या करेगा? अपने ही न्यूक्लियस को दो बराबर भागों में तोड़ देता है। इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन दो प्रकार का होता है, एक बाइनरी फिजन होता है और दूसरा मल्टीपल फिजन होता है। तो बाइनरी फिजन अगर पूछे किस में होगा तो क्या कहिएगा? अमीबा में। और मल्टीपल फिजन होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, बैक्टीरिया हर मिनट अपनी संख्या को दोगुना करते जाता है, हर मिनट में दोगुना कर लेगा। मान लो अगर आपके पास 1 कप बैक्टीरिया है, ठीक है, एक कप है आपके पास, 1 कप बैक्टीरिया, और पूछे कि 5 मिनट में वह कितना कप बैक्टीरिया में बदल जाएगा, तो हर मिनट दोगुना करते जाएगा। 1 मिनट में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 8, चौथे में 16, पांचवें मिनट में 32। हर मिनट संख्या को अपना क्या करेगा? डबल करेगा, दुगुना करेगा। इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। और बाइनरी फिजन मतलब क्या? एक बार में अपने न्यूक्लियस को तोड़ करके 2 ही हिस्सों में बांट देगा। तो अमीबा में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली बाई बाइनरी फिजन। कोई दिक्कत इसमें किन्हीं को? लिख लिए इसको लिख लिया ना, आगे बढ़े। अब देखो, इसी का एक चचेरा भाई है पैरामीशियम, नाम सुने इसका? चचेरा भाई है इसका। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बड़ा डिफरेंस है, समझना। देखो, पैरामीशियम जो होता है वो इस तरह का दिखता है, अब समझना है इसको। देखो, पहला पॉइंट, अमीबा में हमने क्या कहा था? अमीबा का शेप कैसा होता है? इरेगुलर, अनियमित। पैरामीशियम का शेप कैसा होगा? रेगुलर। कैसा होगा? रेगुलर, या फिर इसको आप फिक्स्ड कह सकते हो। पूछ देगा रेगुलर में कैसा, तो स्लीपर शेप। कैसा होगा? स्लीपर शेप, चप्पलाकार। इसको चप्पल के आकार का कहते हैं, चप्पलाकार। ठीक है, चप्पल के आकार का होता है। ठीक है, तो पैरामीशियम का पहला पॉइंट हो गया, इसका आकार जो होगा रेगुलर, चप्पल के आकार का, स्लीपर शेप। ठीक है, अमीबा के बारे में मैंने क्या बताया कि कहां पर पाया जाएगा अमीबा? एक्वेटिक रीजन में। कहां? फ्रेश वाटर में। और पैरामीशियम कहां? मेरीन वाटर में। हैबिटाट इसका हो गया मेरीन वाटर। ठीक है, अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन मैंने क्या बताया था? बताओ। स्यूडोपोडिया, कूटपाद। इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है सिलिया। सिलिया हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, तो सिलिया इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। ये बाहर में आप देख रहे हैं ना, छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसी को कहा जाता है सिलिया। सिलिया को हिंदी में भी सिलिया कहते हैं। यह लोकोमोटरी ऑर्गन है, प्रचलन अंग। लोकोमोटरी ऑर्गन, प्रचलन अंग इसको बोलते हैं। इसी की सहायता से यह चलता है, लोकोमोट करता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर आपसे पूछे तो देखो, ये न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस यहां पर एक पाया जाता है, इसका माउथ कैविटी। यहां पर एक होता है, इसको बोलते हैं हम लोग माउथ कैविटी, मुख गुहा, माउथ कैविटी। इसी माउथ कैविटी की सहायता से ये फूड को लेता भी है और एक्सक्रीट भी करता है। समझ गए? हो गया? नेक्स्ट पेज बढ़े। न्यूट्रिशन किसका? पैरामीशियम का, पैरासाइट से। हो गया? इसका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली,
ये आगे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में बताएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें आगे बढ़ेंगे ना, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एक चैप्टर ही पढ़ना है पूरा, वहां बताएंगे। किसमें? हाँ, तो आगे मिलेगा उसको डिटेल में, बाइनरी फिजन का पूरा कैसे जीन ट्रांसफर होता है वो सारा कुछ आगे बताएंगे, आगे मिलेगा। चलिए आगे बढ़े। ये अभी रुक जाइए, इसको हम बताएंगे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में। अभी न्यूट्रिशन मेनली पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ न्यूट्रिशन अभी हम लोग देख रहे हैं, वो आगे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एक पूरा चैप्टर ही है, ठीक है? सिलेबस में कल लिखवाए थे हम, हाँ वहां पर पढ़ेंगे डिटेल में। लोकोमोटरी ऑर्गन प्रचलन अंग है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रचलन अंग। इसकी सहायता से यह लोकोमोट करता है, चलता है। अगला हेडिंग बना लीजिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए अभी तक अमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया, इसका कोई वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, ठीक है? अमीबा भी किस सेल का था? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। पैरामीशियम भी क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ही है। लेकिन ह्यूमन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर में भी यूकैरियोटिक हम लोग भी हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ पॉइंट से लिख लीजिए, फिर बताते हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, मनुष्य के पास पूर्ण विकसित पाचन तंत्र होता है। मनुष्य के पास पूर्ण विकसित पाचन तंत्र होता है, जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल कहते हैं, आहार नाल कहते हैं, कौमा इसकी लंबाई 32 फीट और माने या 9 मीटर होती है। 9 मीटर होती है। इंग्लिश में भी बोलते हैं, ठीक है? ह्यूमंस हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम called alimentary canal which is 32 feet long, 32 feet और 9 मीटर लॉन्ग, 32 फीट और 9 मीटर लॉन्ग। अगला पॉइंट लिखिएगा, मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित अंग हैं। इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे सेवरल ऑर्गेन्स एसोसिएटेड विथ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल आर। पहला लिखिएगा ओरल कैविटी, ब्रैकेट में मुख गुहा। दूसरा ओसोफेगस, इसको हिंदी में कहते हैं भोजन नली। तीसरा एस्टमक, इसे हिंदी में बोलते हैं अमाशय। चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसे बोलते हैं छोटी आंत। पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन, इसे बोलते हैं बड़ी आंत। छठा रेक्टम और सातवां एनस। उसके बाद होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड।
हिंदी में बोलते हैं पाचक ग्रंथि। इसमें पहला है सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा इसको हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथि, दूसरा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको बोलते हैं जठर ग्रंथि, तीसरा होता है लीवर यकृत, चौथा पैनक्रियाज, इसको कहते हैं अग्नाशय, पांचवा इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इसको बोलते हैं आंत्र ग्रंथि, कॉमन है, चेंज होते रहते। थोड़ा स्पीड में लिखिए सब लोग, जल्दी जल्दी। किसको? रेक्टम, इसको बोलते हैं मल द्वार, नहीं मलाशय, और इसे बोलते हैं मल द्वार। ऐसे रेक्टम भी यूज करते हैं, कॉमन रेक्टम ही कहते हैं एनस। हो गया? इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव ऑर्गन। क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव ऑर्गन। और इन्हें क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को दो वर्गों में बांट दिया है, क्लासिफाइड किया है, डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आगे बढ़े। अब एक रफ डायग्राम बना लो, एक रफ डायग्राम बना लीजिए, समझने में आसानी होगा। यहां पर सबसे पहला पार्ट जो था, यहां पर पाया जाता है माउथ, इसे ओरल कैविटी भी कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं ओसोफेगस। ये फिगर बनाइए कॉपी में। इसको बोलते हैं एस्टमक, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं रेक्टम, इसे बोलते हैं एनस, इसे बोलते हैं अपेंडिक्स। ये हो गया लीवर, यहां पाया जाता है गॉल ब्लैडर। हो गया? हिंदी भी, हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी अभी सबका लिखवाए थे हम। देखो यहां से होता है ओरल कैविटी, मुख गुहा, माउथ। तो पहले अभी लिख रहे हो क्या? लिख लीजिए। यहां पर हो गया माउथ या ओरल कैविटी, फूड को लिए और फूड को माउथ में क्या करते हैं? पूरा चीविंग करते हैं, चबाते हैं, और चबाने के बाद वो भोजन कहां से उतरता है? तो माउथ ओपन होता है किसमें? ओसोफेगस में। ओसोफेगस किसमें ओपन होता है? स्टमक में। और स्टमक कहां ओपन हो गया? देखो दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में
और स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से किस में ओपन हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और लार्ज इंटेस्टाइन आकर के खत्म कहां पर हो रहा है, एनस में आकर के खत्म हो रहा है। तो पूछा जाए आपसे कि एलिमेंट्री कैनाल शुरू कहां से होता है, तो क्या बोलेंगे, ओसोफेगस से, और ओसोफेगस से नहीं, माउथ कैविटी से, ओरल कैविटी से, और आकर के खत्म कहां पर होता है, एनस पर होता है। तो जितने सारे ये ऑर्गेन्स हैं, इन सारे ऑर्गेन्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। सबका अलग अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग कार्य है। क्लियर है? चलिए, तो पहला हेडिंग बना लीजिएगा, माउथ। माउथ या हिंदी में लिखेंगे मुख गुहा, माउथ या मुख गुहा। क्लियर करें? चलिए, माउथ जो होता है ये आहार नाल का क्या होता है, प्रवेश द्वार होता है। ठीक है, भोजन आता कहां से है शरीर में, तो माउथ से ही हम लोग लेते हैं। तो माउथ जो है इसके तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट इसका क्या हो जाता है, माउथ का लिप्स, जिसको ओष्ठ भी कहा जाता है, ओठ। ये कैसा पार्ट होता है, तो मस्कुलर पार्ट होता है माउथ का, मस्कुलर पार्ट यानी मांसपेशियों का बना हुआ होता है। इसका बहुत कोई खास यूज नहीं है। ठीक है, मस्कुलर और सेंसिटिव पार्ट होता है माउथ का, जिसका बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है। दूसरा पार्ट क्या होता है, टीथ। टीथ मतलब दांत। अगर प्रश्न पूछ दे कि ह्यूमन में जो टीथ होता है यह किस चीज का बना हुआ है, तो क्या बोलेंगे, कैल्शियम, और डेंटाइन। इसको लिखते जाइए, फिर समझाते हैं। टीथ बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट से या डेंटाइन से। टीथ का जो अपर लेयर होता है, अपर लेयर माने ऊपरी सतह, यह बना हुआ होता है इनामेल का, इनामेल। और इनामेल मनुष्य के शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, कठोरतम भाग मनुष्य के शरीर का, हड्डी से भी ज्यादा कठोर रहता है। ठीक है, हम लोगों का जो बोन है, उस बोन से भी अधिक कठोर जो होता है वह इनामेल होता है। ह्यूमन को टीथ के बेसिस पर, दांत के आधार पर मनुष्य का 3 नाम रखा गया है। ठीक है, एक नाम हम लोगों का रखा गया है डिफोडोंट, टीथ के बेसिस पर। एक नाम रखा गया है थीकोडोंट, और एक नाम रखा गया है हेट्रोडोंट। इसको समझना, ये ह्यूमन का ही नाम है, हम लोगों का ही नाम है। पहला नाम क्या दिया गया, डिफोडोंट, थीकोडोंट और हेट्रोडोंट। डिफोडोंट ह्यूमन को इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांत कितनी बार आता है, 2 बार। एक बार मिल्क टीथ 3 बार आता है, 2 बार। बुढ़ारी में नहीं आता है दांत, पहले आता है बच्चा के समय। ठीक है, मैंने जब 2 या 3 साल का उम्र हो जाता है, 1.5-2 साल का, तब आना शुरू हो जाता है। तो उस समय कौन सा टीथ आता है, मिल्क टीथ। फिर बाद में परमानेंट टीथ, तो 2 ही बार आता है। इसलिए हम लोगों का एक नाम क्या है, डिफोडोंट। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं द्विदंती। दांत 2 बार आता है, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं द्विदंती। ठीक है, दूसरा हम लोगों का नाम है थीकोडोंट। ठीक है, थीकोडोंट इसलिए कहते हैं कि जितने भी हम लोगों के दांत हैं सब जबड़ा में जुड़ा हुआ है। All teeth are associated with jaw, that's why humans are called thecodont। ठीक है, दांत किसी से जुड़ा, जबड़ा से, इसलिए थीकोडोंट। और तीसरा नाम हम ही लोगों का क्या है, हेट्रोडोंट। इसको हिंदी में कहते हैं विषम दंती। विषम दंती, विषम दंती क्यों कहते हैं, क्योंकि माउथ में अलग अलग प्रकार के टीथ है, प्रीमोलर है, इंसीजर है, मोलर है, केनाइन है, 4 प्रकार का टीथ है। दैट्स व्हाई वी ऑल आर कॉल्ड हेट्रोडोंट। याद हो गया। डिफोडोंट क्यों, दांत 2 बार आता है। थीकोडोंट क्यों, जबड़े के साथ जुड़ा हुआ रहता है। हेट्रोडोंट क्यों, सारे दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न पूछता है कि अगर आपसे पूछा जाए, मान लो परीक्षा में दे दे कि बताओ मिल्क टीथ जो होता है, उस मिल्क टीथ में प्रीमोलर टीथ की संख्या बताइए, या मिल्क टीथ में पूछ देगा केनाइन की संख्या बताइए, तो इसके लिए क्या बनाया गया है, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला, इसको हिंदी में कहते हैं दंत सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसको करते, इतना लिख लिए हैं।
देखो डेंटल फॉर्मूला सबसे पहले मिल्क टीथ का, मिल्क टीथ, तो मिल्क टीथ की कुल संख्या कितनी होती है 20। दूध का दांत का कुल संख्या होता है 20 मिल्क टीथ आता है, ठीक है। अब 4 प्रकार का हम लोगों में दांत है, 4 प्रकार का है। पहला टीथ कौन सा है, इंसीजर, दूसरा केनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर और फिर मोलर, ये 4 प्रकार का टीथ है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और मिल्क टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला होता है 2102/2102 इंटू 2, ठीक है। अब देखो बट्टा के ऊपर जो लिखा हुआ है वो ऊपरी जबड़े, समझ लीजिए फिर लिखिएगा, बट्टा के ऊपर जो लिखा हुआ है यह ऊपरी जबड़े में दांतों की कुल संख्या है, और बट्टा के नीचे लिखा हुआ है निचले जबड़े में दांतों की कुल संख्या है, ठीक है। ऊपर में ऊपरी जबड़ा, नीचे में निचला जबड़ा। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है कि ह्यूमन का सिमेट्री कैसा है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। इफ एनी प्लेन पासेस थ्रू आवर सेंट्रल एक्सिस आवर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाल्व्स। अगर बीचों बीच काटा जाए तो लेफ्ट साइड जैसा रहेगा, राइट साइड वैसा ही है ना जी। इसलिए हम लोग कैसे सिमेट्री हैं, बाइलेटरल, द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। तो लिप्स के इधर जो दांत जहां पर है, इधर दांत वहीं पर वही वाला है। यहां पर अगर केनाइन टीथ है तो ठीक यहां पर है, यहां केनाइन है तो ठीक यहां पर है, समझ में आ रहा है। इसलिए कितना से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से। तो देखो इंसीजर का अगर संख्या आपसे पूछ दे मिल्क टीथ में तो 2 और 2 कितना हुआ, 4, 4 दूना 8। केनाइन पूछ दे तो 1 1 2 2 दूना 4। प्रीमोलर पूछ दे तो 0। मिल्क टीथ में प्रीमोलर टीथ नहीं रहता है। और अगर मोलर पूछ दे तो 4 दूना 8, टोटल 20। समझ गए, लिख लीजिए। अब आ जाओ परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 32। और इसका डेंटल फॉर्मूला है 2123/2123 इंटू 2, 2123/2123 इंटू 2। दांत वही है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यही है, ठीक है। तो अगर आपसे मान लो परमानेंट टीथ में इंसीजर का टीथ का संख्या पूछ दे तो 2 और 2 4, 4 दूना 8। केनाइन 1 1 2, 2 दूना 4। प्रीमोलर पूछ दे तो 8, मोलर पूछ दे तो 12, टोटल 32। हो गया। टीथ में कहां पर है, बुक में देखना पड़ेगा। अब माउथ में कैसे बताएं, फिगर बनाएंगे, गूगल से चाहे डाउनलोड होता तो दिखा देते हैं। वो बुक में अब सर्च वर्च करना पड़ेगा, टाइम आप किताब में देखिएगा मिल जाएगा, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, या बाद में बता देंगे कॉपी पर ड्रॉ करके। बुक में देखिएगा मिल जाएगा, बुक में एकदम लिखा हुआ है, दांत का फिगर बना बना के लिखा हुआ है। चलो इतना हो गया। अब देखो दांत का पार्ट कई बार पूछ देता है। मान लो ये केनाइन टीथ है, ठीक है, ऊपरी भी जबड़े में लगा हुआ केनाइन टीथ है, पूछ देगा कि इसका पार्ट का नाम बताओ। तो देखो सबसे बाहरी भाग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन या शिखर, क्राउन या हिंदी में इसको बोलते हैं शिखर। बीच वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं नेक या गर्दन, और ये वाला पार्ट कहलाता है रूट। जो जबड़ा के साथ जुड़ा हुआ है वह रूट, बीच वाला पार्ट नेक और सबसे बाहरी भाग क्राउन। और यही दांत अगर पलट दे, ये ऊपरी जबड़ा में लगा हुआ है, निचला जबड़ा में आ जाए तो ये चेंज हो जाएगा, क्राउन ऊपर चला जाएगा, नेक वही रहेगा, रूट जबड़ा के अंदर, ठीक है। ये पूरा दांत किस चीज का बना हुआ है बताइए, पूरा दांत किस चीज का बना हुआ है, डेंटाइन का, ठीक है। और इसी डेंटाइन के ऊपर में एक पीले रंग का यहां लेयर पाया जाता है, येलो कलर का। ये किस रंग का है, पीले रंग का। इसी को हम लोग बोलते हैं इनामेल। हिंदी और इंग्लिश दोनों में वही नाम है, इनामेल। ये क्या काम करता है, तो दांतों को बाहर से इंजर्ड होने से बचाता है,
ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग सलाह दे देते हैं कि अलग अलग चीज से मुंह धो, तो कई बार बालू से लोग मुंह धो लेता है, सफेद वाला बालू होता है, राख से मुंह धो लेता है दांत चमकाने के लिए, तो दांत तो चमकिए जाता है, झड़ जाता है इनामेल, ठीक है। ऊपर का इनामेल इतना रगड़ दिया सबकी झड़ गया। अब इनामेल झड़ गया तो सीधे मामला किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का है, डेंटाइन का है, और यहां पर अंदर में क्या है, ढेर सारे वेन, आर्टरीज और ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड है यहाँ पे। तो जैसे ही ठंडा गर्म खाइएगा झंझना जाएगा दांत, डांस चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो ठंडा गर्म से प्रोटेक्ट कौन करता है दांत को, इनामेल करता है, और मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग यही इनामेल है। कोई दिक्कत इसमें, याद हो गया। नेक्स्ट हेडिंग बना लो, टंग। टंग माने जीभ। क्या पूछता है, हाँ तो वही, कहां पर इंसीजर है, इंसीजर को बोलते हैं यहां पर, ये चिक टीथ बोलते हैं कि इसको लास्ट में ये है, ये पूछता है। वो बोले ना फिगर देखिएगा ना तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कौन कहां पर है, बस वो देख लेना है आपको, ठीक है। टंग हेडिंग बना लीजिए, टंग। टंग, इसको बोलते हैं जीभ। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, पहला पॉइंट, इट इज मस्कुलर एंड मूवेबल पार्ट ऑफ माउथ। इट इज मस्कुलर एंड मूवेबल पार्ट ऑफ माउथ। मस्कुलर एंड मूवेबल पार्ट ऑफ माउथ, हिंदी में लिखेंगे क्या, रूट। रूट हमेशा जबड़ा में, ऊपर जाएगा तो ऊपरी जबड़ा के अंदर में चला जाएगा, माने जबड़ा के अंदर में ही रहेगा, ठीक है। जबड़े, हाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। टंग में लिखिएगा पहला पॉइंट, इट इज मस्कुलर एंड मूवेबल पार्ट ऑफ द माउथ। हिंदी वाले लोग लिखेंगे यह मुख गुहा का, यह मुख गुहा का पेशीय, पेशीय एवं गतिशील अंग है। पेशीय एवं गतिशील अंग है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंग्लिश वाले लोग अबाउट 25 to 30,000, 25 to 30,000, 25 से 30,000, अबाउट 25 to 30,000 टेस्ट बर्ड्स present on the wall of tongue. About 25 to 30,000 taste buds present on the wall of tongue. हिंदी में लोग लिखेंगे लगभग 25 से 30,000, लगभग 25 से 30,000 स्वाद कलियां जीभ के सतह पर पाई जाती हैं। जीभ के सतह पर पाई जाती हैं, ठीक है। जीभ के सतह पर यानी ऊपरी सतह पर लगभग 25 से 30,000 टेस्ट बर्ड्स हैं, ठीक है। तो मान लो इस तरीके का कोई जिह्वा है, तो हम लोगों के जीभ के द्वारा वी कैन टेस्ट ओनली 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट, 3 प्रकार का ही स्वाद हम लोग अनुभव कर सकते हैं। अगर चौथा स्वाद होता भी होगा तो उसका रिसेप्टर हम लोगों के पास नहीं है। तो हम लोग कौन कौन सा स्वाद फील कर सकते हैं, तो 3 स्वाद याद रखोगे, स्वीट, सावर और तीसरा बीटर, ठीक है। केवल 3 ही प्रकार का टेस्ट फील करने का रिसेप्टर हम लोगों के पास है, स्वीट, सावर एंड बीटर। चौथा रिसेप्टर ही नहीं है। नमकीन या खट्टा, ये दोनों किस में आ जाएगा, सावर में आ जाएगा। तो अभी रिसेंटली शायद एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, पिछले वाले बीपीएससी में ही, कि जीभ के किस भाग से कड़वाहट का पता चलता है, बिटरनेस जो होता है वो जीभ के किस भाग से पता चलता है। तो देखो, यह फ्रंटल पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है, पोस्टेरियर पार्ट है, ठीक है। तो फ्रंटल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट, मिडिल पार्ट इज सावर, सोर नहीं सावर, और इसको बिटर। तो पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द टंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटरनेस। जीभ का जो पश्च भाग है, इसका नाम याद कर लेंगे, ये स्वीट वाला जो है इसको कौन सा भाग बोलेंगे, फ्रंटल पार्ट। फ्रंटल पार्ट हिंदी में बोलेंगे अग्रभाग। ये कौन सा भाग हो गया,
मिडिल पार्ट, मध्य भाग, और ये हो गया पोस्टेरियर पार्ट। बिटरनेस जो हो गया पोस्टेरियर पार्ट, पश्च भाग, पश्च पश्च पिछला भाग। हिंदी बड़ा शुद्ध कंफ्यूजन वाला होता है, ठीक है। बायोलॉजी ऐसे पढ़ने वाला है इंग्लिश में, आप लोग जबरदस्ती हिंदी में पढ़वा रहे हैं। अब जैसे जब सेल चैप्टर पढ़ाएंगे तो देखना माथा खराब हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लिखा रहेगा अंतः प्रद्रवी जालिका, मैंने लगेगा कि रावण की किसी बहन वहन का नाम है, कुंभकर्ण, मेघदूत, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, वो टाइप का फीलिंग आएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी पढ़ने वाला है इंग्लिश में। फ्रंटल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट, मिडिल इज सावर या सावर नमकीन या खट्टा, और बिटरनेस के लिए पोस्टेरियर पार्ट। और यहां पर याद रखोगे बीच में नो टेस्ट, हाँ, बीच में कोई स्वाद का पता नहीं चलेगा। जीभ के मिडिल पार्ट में कोई टेस्ट बर्ड नहीं रहता है, तो मिर्चा पकड़ के जीभ खींच के रगड़ियो लोगे तो पता नहीं चलेगा। हाँ, दाएं बाएं चल गया उसका बिया छिटक के तो दिमाग सही हो जाएगा। बीच में नो टेस्ट, कोई स्वाद बीच में मालूम नहीं चलता है, टेस्ट बर्ड नहीं रहता है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा 3 पेयर्स ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 3 पेयर्स ऑफ टेस्ट, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ। 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ। हिंदी वाले लोग लिखेंगे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। पहला लिखिएगा पैरोटिड, दूसरा लिखिएगा सबलिंगुअल, और तीसरा सब मैंडिबुलर। पहला पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल। हिंदी नाम इंग्लिश नाम एक ही है, इसी को हिंदी में लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लिख लो, पैरोटिड, सबलिंगुअल और तीसरा सब मैंडिबुलर, ठीक है। ये तीनों मिलकर के क्या निकालता है? सलाइवा। सलाइवा माने लार, ठीक है। तो पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ये लोकेटेड कहां है? तो पैरोटिड याद रखिएगा जीभ के नीचे से शुरू होता है और कान के पट्टी तक जाता है। यहां जीभ के नीचे से शुरू हुआ और कहां गया है? कान के पट्टी तक। 3 पेयर माने 6 गो हुआ, 2 गो पैरोटिड, 2 गो सबलिंगुअल, 2 गो सब मैंडिबुलर। जीभ के नीचे से शुरू होकर कान के पट्टी तक कौन सा है? पैरोटिड। सबलिंगुअल कहां है? अपर जबड़े के नीचे, ठीक है। और सब मैंडिबुलर कहां है? जीभ के नीचे, ठीक है। तो जीभ के नीचे क्या हो गया? सब मैंडिबुलर, अपर जॉ में सबलिंगुअल, और पैरोटिड जीभ के नीचे से शुरू होकर के कान के पट्टी तक। तीनों मिलकर के क्या निकालने वाला है? सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? लिखना अगला पॉइंट, इतना लिख लिए ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सलाइवा कॉन्टेन एन एंजाइम, सलाइवा कॉन्टेन एन एंजाइम, saliva contain an enzyme called टाइलिन। यहां P साइलेंट है, ठीक है। टाइलिन लिख लीजिए, PTYLIN। हाँ, फंक्शन सबलिंगुअल का ऊपरी जबड़ा के नीचे, जबड़ा का स्ट्रक्चर ग्लैंड है, ग्लैंड का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा ऐसे। हाँ, ओहो, ये लिख लो कनपट्टी पे। स्ट्रक्चर उसका कैसे बनेगा? माउथ का कनपट्टी, जीभ के नीचे से शुरू होकर कान के पट्टी तक, ठीक है, दोनों साइड में। आई समझ गए? सबलिंगुअल, अपर जॉ के नीचे, बस इतना। इसका डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है बनाना। कान और मुंह एक में बनाना पड़ेगा दोनों तरफ। माउथ से शुरू हो रहा है, कान भी बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा दोनों साइड जा रहा है। 3D डायग्राम है जी वो सब, ठीक है। क्या लिखवाए थे? टाइलिन और OR और
सैलिवरी एमाइलेज। टाइलिन और सैलिवरी एमाइलेज एक ही नाम है, ठीक है, दोनों एक ही नाम है। विच एक्ट्स ऑन स्टार्च, विच एक्ट्स ऑन स्टार्च, ठीक है। हिंदी वाले लोग लिखेंगे लार में टाइलिन एवं एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एवं एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को मंड कहते हैं हिंदी में, मंड। अब देखो हिंदी नाम कितना खतरनाक है। स्टार्च को पचाता है, ठीक है। अब मान लो प्रश्न पूछे कि मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन शुरू कहां से हो जाएगा, तो क्या बोलिएगा? माउथ से, ठीक है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि इंटेस्टाइन में जाएगा तो डाइजेस्ट होगा, माउथ से ही फूड का डाइजेशन शुरू, क्योंकि यहीं पर स्टार्च को डाइजेस्ट कौन कर देता है? टाइलिन। अब स्टार्च क्या है? कल के क्लास में मैंने बताया था, क्या आता है बताओ? रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ प्लांट, बताए थे ना। पौधों का संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है? स्टार्च, ठीक है। जो ग्लूकोज बनता है उसको, कुछ ग्लूकोज को वो स्टोर कर लेता है। तो हम लोग अगर व्हीट खाते हैं, राइस खाते हैं, मेज खाते हैं, कुछ भी प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं, उसमें स्टार्च होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वो जैसे ही हम लोगों के माउथ में जाता है, यहीं पर माउथ में ही उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन नहीं, खाली स्टार्च का डाइजेशन। और स्टार्च उसको क्या, स्टार्च टूट जाने के बाद फिर वो फूड कहां पर उतरेगा? ओसोफेगस ना, ओसोफेगस के बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। और भोजन की प्रक्रिया पूर्ण कहां पर हो जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। शुरू होगी मुख गुहा से और खत्म होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पूछ देगा किस भाग में? इलियम में। नेक्स्ट टॉपिक है वो आगे बताएंगे। इतना हो गया। अगला हेडिंग बना लीजिए जौ माने जबड़ा, जौ लिखिएगा। अ पेयर ऑफ जॉ फाउंड इन ह्यूमन, अ पेयर ऑफ जॉ फाउंड इन ह्यूमन। मनुष्य में एक जोड़ी जबड़ा पाया जाता है, मनुष्य में एक जोड़ी जबड़ा पाया जाता है। पहला अपर जॉ, हिंदी में ऊपरी जबड़ा लिख लीजिए उसी को, अपर जॉ। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फिक्स्ड, अपर जॉ के ब्रैकेट में फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड। और लोअर जॉ लिखिएगा दूसरा, लोअर जॉ, ब्रैकेट में मूवेबल, गतिमान या गतिशील, मूवेबल, ठीक है। एक जोड़ी जबड़ा है, अपर जॉ और लोअर जॉ, इसी में दांत फंसा हुआ है। इसी जबड़ा के कारण अभी क्या नाम बताएं ह्यूमन का? थीकोडोंट। क्या होता है? थीकोडोंट। अपर जॉ कैसा है? फिक्स, लोअर जॉ मूवेबल, दोनों नहीं हिलता है। दोनों हिलने लगे तब भोजन को चबा नहीं पाएंगे, निगलना पड़ेगा, ठीक है। माउथ में गया भोजन को, अब दबा रहे हो तो लियो हिल के इधर चला गया, तो उसको चबा पाएंगे? नहीं चबा पाएंगे। तो अपर जो क्या है हम लोगों का? फिक्स्ड है, चेक कर लो एक बार। और लोअर जो है वो कैसा है? मूवेबल है। अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या होता है? अपवाद होता है, जिसका दोनों जबड़ा मूवेबल होता है, फिक्स नहीं, मूवेबल होता है, जिसके कारण वह भोजन को दांत होने के बाद भी चबाता नहीं है, निगल जाता है। समझ गया? अगला हेडिंग बना लीजिए ओसोफेगस, ओसोफेगस में लिखिएगा, हिंदी इंग्लिश मिला के लिख रहे हैं। माउथ माने मुख, माउथ। ओसोफेगस में खुलता है, ठीक है। ओरल कैविटी माने माउथ हो गया, और माउथ जो होता है कहां पर ओपन हुआ? ओसोफेगस में, ठीक है। अब यहां डायग्राम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे, इसका फंक्शन क्या है।
तो देखो यहां पर माउथ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है और दूसरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहां से उतरता है जो नोज से निकलता है। एक नाक से निकल रहा है और दूसरा माउथ से। तो जो नोज से निकल रहा है इसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं, ठीक है। और जो माउथ से निकल रहा है इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं या ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ है, ये निकल रहा है नॉस्ट्रिल्स से या नोज से और ये निकल रहा है माउथ से। अब ये वाला जो ट्यूब है आकर के कहां पर ओपन हो जाएगा? स्टमक में। और ये वाला जो ट्यूब है यहां पर पाया जाता है एक स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। और ये ओपन होता है ब्रोंकाई में और फिर लंग्स में चला जाता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। और ये वाला पार्ट किसका हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ये वाला जो पार्ट है यहां पे इस तरीके से आ गया विंड पाइप, यहां से आया फूड पाइप और यहां पर एक ही ढक्कन से दोनों बंद रहते हैं। अब ये यहां पर ओपन होगा किस में? लंग्स में। और ये ओपन होगा किस में? स्टमक में। लेकिन यहां पर दोनों क्लोज्ड है एक ही कैप से। इसको हम लोग बोलते हैं कंठ द्वार, बोलते हैं ना एडम एप्पल। तो कंठ द्वार के नीचे यहां पर एक ढक्कन पाया जाता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस हिंदी में बोलते हैं घंटी ढक्कन। पढ़ो हिंदी क्या बोलते हैं इसको? घंटी ढक्कन। अंग्रेजी में बोलते हैं एपीग्लॉटिस। तो एपीग्लॉटिस क्या काम करता है? जब हम लोग भोजन को करते हैं, भोजन खाते हैं, तो उस भोजन को कहां जाने देता है? स्टमक में, ठीक है। और जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो रेस्पिरेटरी गैस को कहां जाने देता है? लंग्स में, ठीक है। कई बार ऐसा होता होगा, मान लो आप खाना खा रहे हैं, मुंह में गया और छींक आ गया, तो भात जा रहा था अंदर, निकलता है नाक से बाहर, एक आध निकल जाता है ना। या पानी पी रहे हैं, पानी पीते में छींक आ गया, तो पानी पीते में छींक आ गया तो कहां से निकलता है पानी? चाहे गोलगप्पा खा रहे हो, मुंह में लिए फोड़ने वाले हो, तब तक छींक आ गया। अब गोलगप्पा का पानी कहां से आता है? नाक से बाहर, दिन भर लहरते रहेगी ट्यूब। अब इसको आदत है बेचारा एक्सहेल और इनहेल करने का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां पर आप जीरा और कौन कौन पाउडर पहुंचा दिए हैं, मसाला वाला। इसलिए दो काम एक साथ नहीं हो सकता। जिस समय आप भोजन करोगे उस समय ब्रीदिंग नहीं कर पाते हो। पानी पीते समय आप ट्राई करना सांस लेने का, नहीं ले पाओगे। और जबरदस्ती कहोगे हम बिहारी हैं, लेबे करेंगे, तो बिहारी वाला बुद्धि लगाइएगा तो नाक से पानी बाहर निकलेगा। तो ये एपीग्लॉटिस क्या काम करता है? भोजन को अमाशय में आने देता है लेकिन श्वास नली में जाने नहीं देता है। तो एक लाइन लिखिएगा, एपीग्लॉटिस प्रिवेंट, एपीग्लॉटिस प्रिवेंट food to enters, TO2 to enters, ENTERS, enters in wind pipe। हिंदी वाले लोग लिखेंगे घंटी ढक्कन भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। श्वास नली में जाने से रोकता है। नेक्स्ट हेडिंग बना लो, स्टमक। अगला हेडिंग बना लीजिए स्टमक। हिंदी में बोलते हैं अमाशय, स्टमक। अमाशय या स्टमक हो गया। देखिए अब अमाशय में लिखिएगा पहला पॉइंट लिखिएगा अमाशय में। पहले इंग्लिश में लिख लो, लिखना फूड पाइप ओपन्स इनटू स्टमक। फूड पाइप opens into stomach। फूड पाइप ओपन्स इनटू स्टमक। हिंदी में लोग लिखेंगे भोजन नली अमाशय में खुलती है। भोजन नली अमाशय में खुलती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्टमक होल्ड्स फूड अबाउट 4 आवर्स। स्टमक होल्ड्स फूड अबाउट 4 आवर्स। हिंदी में लिखेंगे अमाशय भोजन को 4 घंटे रखता है।
4 घंटे रखता है। भोजन किए तो वो लगभग कितना देर रहेगा स्टमक में? 3 से 4 घंटा चलेगा वो, ठीक है। 4 घंटा भोजन को रखता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, अमाशय जे शेप का होता है। अमाशय जे, ऐसे जे लिखने आता है ना, जे शेप का होता है। स्टमक इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर। स्टमक इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट लिखिएगा, अमाशय के निम्न भाग होते हैं। अमाशय के निम्न भाग होते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे, फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्टमक आर। फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्टमक आर, ठीक है। पहला लिखिएगा फुंडिक पार्ट, पहला फुंडिक पार्ट, और दूसरा लिखिएगा पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट, और हिंदी में भी फुंडिक और पाइलोरिक ही कहते हैं, खाली भाग लिख देंगे। पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट में ब्रैकेट में लिख लेना नैरोवेस्ट कैविटी। नैरोवेस्ट कैविटी, ठीक है। मनुष्य के शरीर का सबसे पतला कैविटी कौन सा है? तो पाइलोरिक पार्ट है। देखो अब इस तरह से मान लो ये फूड पाइप हुआ। फूड पाइप ओपन किस में होगा? स्टमक में। स्टमक किस में ओपन हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जैसे ही भोजन को चबा करके, स्टार्च को डाइजेस्ट करके हम लोग फूड को यहां पर भेजते हैं, तो एपिग्लॉटिस ओपन हुआ, फूड किस में आ गया? स्टमक में। अब यह स्टमक लगभग भोजन को अपने पास कितने देर रखेगा? 4 घंटा। इसका आकार आपको देख रहे हो ना, लगभग जे की तरह दिख रहा है ना, इस तरह से आके इस तरह से ओपन हो रहा है। तो स्टमक का शेप जो हो गया वो जे शेप्ड, कई बार परीक्षा में पूछा है। और यहां पर जो ओसोफेगस और स्टमक का ये जो ज्वाइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं फुंडिक पार्ट, ठीक है। और स्टमक जहां स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पाइलोरिक पार्ट। स्टमक का 2 भाग हो गया, सबसे ऊपरी भाग फुंडिक पार्ट और सबसे स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक कहते हैं हिंदी में, पाइलोरिक गुहा हिंदी में कहा जाता है, पाइलोरिक गुहा। लिख लिए? एकदम टर्म याद करते जाना, एकदम दिमाग में बैठा रहेगा कि कैसे कैसे डाइजेशन हो रहा है। एकदम कहानी की तरह है, चंपक के कहानी जैसा है पूरा। फुंडिक पार्ट किसको बोलेंगे? ओसोफेगस और स्टमक के ज्वाइंट को। पाइलोरिक पार्ट किसको बोलेंगे? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के ज्वाइंट को, ठीक है। अब यहां पर भोजन आकर के बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है पलथी मार करके, अब इस भोजन को डाइजेस्ट करना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती हैं। जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है। इंग्लिश में लिखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड इन स्टमक। जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड फाउंड इन स्टमक। हिंदी वाले लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, जठर ग्रंथि जठर रस स्रावित करती है। जठर ग्रंथि जठर रस स्रावित करती है। इंग्लिश में लिखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस। सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। जठर ग्रंथि पूछ देगा कहां पर है, तो क्या बोलिएगा? स्टमक में। क्या सेक्रीट करेगा? जठर रस। अब देखो जठर रस में 3 कंपोनेंट होते हैं। जठर रस के कितने कंपोनेंट? 3। पहला कंपोनेंट लिखिएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा लिखिएगा पेप्सिनोजेन। पहले HCl लिखो, HCl पहला लिखो और फिर डैश दे दो, HCl। अच्छा बताओ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि त्वचा पर पड़ जाए तो हड्डी तक में छेद कर देगा, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी बन कहां पर रहा है? हम लोगों के स्टमक के अंदर में बन रहा है। तो जो भोजन आता होगा यहां पर, उसका क्या हाल करता होगा? ये कचूमर निकाल देता होगा उसका, ठीक है। तो HCl बन कहां पर रहा है? हम लोगों के स्टमक में बन रहा है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, यह
स्ट्रॉन्ग एसिड है, यह स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा पॉइंट इसी का लिखिएगा, यह भोजन को अम्लीय बना देता है, जिसे काइम हिंदी में कहते हैं लुगधी लुगधी कहते हैं। एकदम जिद पकड़ के बैठो, जबरदस्ती हिंदी पढ़ेंगे, पढ़ो। फुंडिक, ओसोफेगस और स्टमक। देखो अब भोजन कहां आया? स्टमक में। तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाया? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस का पहला कंपोनेंट क्या है बताइए? HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये भोजन को क्या करेगा? एसिडिक में बदल देगा। ऐसे हम लोगों का सलाइवा जो होता है वो भी एसिडिक ही होता है। सलाइवा का जो पीएच वैल्यू है, नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा, 6.8 होता है। वेरी करता है, 6.5 से 6.8 के बीच में सलाइवा का पीएच रहता है। तो सलाइवा भी कैसा है? एसिडिक। याद रखोगे 7 से नीचे किसी का पीएच होगा तो क्या होगा? एसिडिक। और 7 रहेगा तब न्यूट्रल, और 7 से अधिक रहेगा तो बेस। 7 से कम रहेगा तो एसिडिक, 7 रहेगा तो न्यूट्रल, 7 से अधिक रहेगा तो बेसिक। ठीक है, याद रहेगा। तो सलाइवा का पीएच कितना है? 6.8। तो कैसा है? एसिडिक। तो भोजन एसिडिक कहां पर हो गया? सलाइवा में ही। लेकिन जैसे ही स्टमक में पहुंचा तो HCl उसको और एसिडिक बना दिया, हाईली एसिडिक। और उस जब हाईली एसिडिक में बदल गया तो उस भोजन को हम लोग क्या नाम देंगे? गाइम। क्योंकि देखो यहां वाला जो कैविटी है, ये कौन सा कैविटी है? पाइलोरी कैविटी। अब यहां से भोजन को उतरना है कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स फूड रह गया तो ये उतरने देगा? कॉम्प्लेक्स, ये तो अपने नैरोवेस्ट कैविटी है, सबसे पतला कैविटी है, तो भोजन उतर ही नहीं पाएगा। क्या बोला जाता है? खाना खाते समय पानी नहीं पीजिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि पानी तुरंत पियोगे, तुरंत यहां पर भोजन है तो HCl का सेक्रेशन स्लो हो जाएगा, और HCl का सेक्रेशन स्लो हो जाएगा तो काइम नहीं बदलेगा, काइम में नहीं बदलेगा तो भोजन पाइलोरी कैविटी से इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यह क्या करता है? HCl भोजन को एसिडिक नेचर में बदल देता है, जिसको बोलते हैं काइम, और वह भोजन आसानी से छोटी आंत के अंदर प्रवेश कर जाता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि अगर हमारे फूड पार्टिकल्स के अंदर कोई पैथोजेंस है, पैथोजेन माने बैक्टीरिया, वायरस, ये सब है, तो उस भोजन में से उन पैथोजेंस को भी ये मार देता है। तो भोजन को रोगाणु मुक्त कौन करता है? HCl। भोजन को काइम में कौन बदलता है? तो HCl। दो चीज याद रहेगा। चलिए उसके बाद लिखिए पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, तो एक ही है पेप्सिनोजेन। अच्छा, ऐसे इंग्लिश हिंदी मिला करके लिख रहे हैं तो काम चल रहा है? कंफर्म ना? ठीक, थैंक यू। पेप्सिनोजेन लिखिएगा, यह इनएक्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। यह इनएक्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ठीक है, इसका कोई खास काम नहीं है। अब भोजन बदल चुका है काइम में, ठीक है, और ये क्या काम करेगा? भोजन में अगर कुछ प्रोटीन आ गया तो सब प्रोटीन नहीं, केवल एक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? मिल्क प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? मिल्क प्रोटीन। तो पूछ देगा कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन? कैसीन। दूध में कौन सा प्रोटीन रहता है? कैसीन प्रोटीन, याद रखिएगा। ठीक है, तो कैसीन प्रोटीन पर एक्ट कौन करेगा? पेप्सिनोजेन। और तीसरा, ये दूसरा था, तीसरा लिखिएगा म्यूकस। म्यूकस डैश देके लिखिएगा, स्टमक का आंतरिक भाग म्यूकस का
म्यूकस का बना होता है। हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों नाम है म्यूकस। म्यूकस का बना होता है जो स्टमक को HCl से बचाता है। यहां क्या हो गया, चल नहीं रहा। HCl से बचाता है। पूरा इंग्लिश में। स्टमक, इनर पार्ट ऑफ स्टमक इज फॉर्म्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। इनर पार्ट ऑफ स्टमक फॉर्म्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन which protect it from acidic attack of HCl, which protect it from acidic attack of HCl। अब देखो यहां पर ओसोफेगस और ये स्टमक, तो स्टमक का पूरा जो आंतरिक वाल है वो किस मेम्ब्रेन का बना हुआ रहेगा, तो ये हो गया म्यूकस। ठीक है, तो जो HCl यहां पर बन रहा है यह स्टमक के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। अगर HCl स्टमक के कांटेक्ट में आएगा तो स्टमक को जला देगा, तो म्यूकस क्या करता है, HCl को इसके कांटेक्ट में नहीं आने देता है, स्टमक की रक्षा कर लेता है। ठीक है, याद रहेगा इतना। तो प्रश्न रहे कि अगर अमाशय का आंतरिक भाग कौन से मेम्ब्रेन का बना हुआ है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन का। म्यूकस का फंक्शन HCl से स्टमक को बचाना, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में अनियमित भोजन करने से, लिखिएगा अनियमित भोजन से अमाशय यानी स्टमक का आंतरिक दीवार नष्ट होने लगता है, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं इंग्लिश में। ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइट wall of stomach becomes damaged, wall of stomach becomes damaged, disease is called peptic ulcer। अब देखो यहां पर स्टमक में भोजन आ गया, ठीक है, और कई बार क्या करते हैं हम लोग, इम्प्रॉपर डाइट करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, तो HCl तो अपने टाइम पर बनेगा, तो HCl यहां पर बन गया, ठीक है, और यहां पर म्यूकस का मेम्ब्रेन भी है आपका। अब HCl बना, उसको काइम में फूड को बदलने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या काम करेगा, इसी म्यूकस के मेम्ब्रेन को तोड़ना शुरू कर देगा, और जब म्यूकस के मेम्ब्रेन को तोड़ देगा तो क्या हो जाता है, पूरा स्टमक का इनर वाल इस तरीके से गड्ढे गड्ढे जैसे संरचना में बदलने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर। अगर केवल अल्सर लगा हुआ रहे, लिखा हुआ रहे, तो समझ जाइएगा माउथ में जो कैंसर होता है उसको भी अल्सर बोलते हैं, ओरल कैंसर को क्या बोलते हैं, अल्सर। और अगर अल्सर के आगे पेप्टिक लगा हुआ रहे तो वो स्टमक का कैंसर। कब होगा, इम्प्रॉपर डाइट के कारण, अनियमित भोजन करने के कारण स्टमक का इनर वाल डैमेज्ड हो जाता है। कब तक ही बेचारा म्यूकस खैर मनाएगा, ठीक है, इसका भी इलाज हो जाता है, ये भी टूट जाता है, और ये टूट गया तो पूरा डैमेज्ड कर देता है स्टमक के वाल को, इसी को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, स्टमक का कैंसर। हाँ, अनियमित का स्टमक का कैंसर, कैंसर नहीं उसको कहेंगे, घाव कह लो। पेप्टिक अल्सर को स्टमक में क्या होता है, इनर वाल डैमेज्ड हो जाता है, ठीक है, इसलिए नियमित खाना चाहिए, बहुत फास्टिंग वोस्टिंग नहीं करना चाहिए,
ठीक है। और फास्टिंग भी करिए तो खूब पानी पीते रहना चाहिए। इन्हें कि हम बहुत बड़े भक्त जी हैं 10 दिन खाने नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, टपक जाएंगे तब। कोई दिक्कत इसमें? स्टमक क्लियर है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों मिला मिला के लिखवाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, सब लोग लिखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ नहीं, एक ही में बोल रहे हैं, लिखो स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, इसकी लंबाई लगभग 7.4 मीटर होती है। 7.4 मीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 7.4 मीटर होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग हैं। 3 भाग हैं। पहला ड्यूडेनम, इसका हिंदी नाम है ग्रहणी, ड्यूडेनम। दूसरा लिखिएगा जेजुनम, इसे हिंदी में भी जेजुनम ही कहते हैं। और तीसरा लिखिएगा इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, यह स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग है। ठीक है, पहला हेडिंग बना लो ड्यूडेनम। पहला हेडिंग बना लीजिए ड्यूडेनम। ड्यूडेनम डैश दे करके लिखिएगा इसमें। यहां काइम, CHYME, काइम कॉमा काइल में CHYLE, काइल में बदल जाता है। यहां काइल में बदल जाता है क्योंकि पैनक्रिएटिक जूस, ब्रैकेट में हिंदी लिख लो इसका, अग्नाशयी रस एवं, ब्रैकेट बंद, एवं बाइल जूस, BILE, बाइल जूस, इसको हिंदी में कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पित्त रस। यहां अग्नाशयी रस एवं पित्त रस, बाइल जूस एंड पैनक्रिएटिक जूस आकर मिलते हैं। देखिए, अब ये हो गया, मान लो ओसोफेगस, ये हो गया स्टमक, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग मैंने क्या बताया? जेजुनम है। अब यहां पर कैसा फूड आ रहा है बताओ? एसिडिक आया ना? तो एसिडिक फूड को क्या भी नाम बताए थे आपको, बोलिए? काइम बताए थे। तो काइम यहां पर आया, तो अच्छा बताओ, काइम अगर यहां पर आएगा तो इसको जला देगा कि नहीं जला देगा? अरे हाईली एसिडिक है, तो यहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं ना है, इसको जला देगा। तो होता क्या है, यहां पर पाया जाता है हम लोगों के बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, क्या होता है? लीवर। तो लीवर कौन सा जूस बनाता है? पित्त रस, बाइल जूस कहते हैं। और यहीं पर है पैनक्रियाज कौन सा रस बनाता है? पैनक्रिएटिक जूस, अग्नाशयी रस। तो बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस दोनों आकर के कहां गिरते हैं? जेजुनम में। तो जैसे ही बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस आकर के जेजुनम में गिरे, सॉरी ड्यूडेनम में आकर के गिरे, तो यह एसिडिक फूड जो है काइम किस में बदल गया? काइल। तो याद रखोगे, काइल जो होता है यह एल्कली नेचर का हो जाएगा, यानी एसिडिक फूड किस मीडियम में कन्वर्ट हो गया? एल्कली मीडियम में। एल्कली किसको कहा जाता है? वैसा बेस जो पानी में घुल जाए। वाटर सॉल्युबल बेस को क्या बोलते हैं? एल्कली।
पता है ना इतना? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या है? एल्कली बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH क्या है? एल्कली है। समझ में आ रहा है बात? तो एसिडिक फूड किस में बदल गया? एल्कली मीडियम में। अब नहीं जलेगा, यह बच गया। इतना ही काम किसका है? ड्यूडेनम का। यहां पर कोई खास डाइजेशन का काम नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा हेडिंग बना लीजिए, जेजुनम। भोजन का पाचन शुरू किस अवस्था में हुआ था? एसिडिक। खत्म किस अवस्था में हो रहा है? एल्कली में। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, जेजुनम। जेजुनम डैश देकर के लिखिएगा, यह स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल माने मध्य भाग, मिडिल पार्ट है, जहां भोजन का आंशिक पाचन पार्शियली डाइजेशन आंशिक पाचन होता है। ठीक है? तो ड्यूडेनम से फूड कहां पर जाएगा? जेजुनम में। यहां कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, आंशिक पाचन हो गया। ठीक है? उसके बाद तीसरा लिखिएगा, इलियम। इलियम हो गया। डैश देकर किस में लिखिएगा, यह स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा भाग है, जहां भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। हाँ बोलिए। अमाशय में बनते रहे नहीं, हमेशा बनते रहेगा। हम लोगों को भूख ही कब लगती है? जब स्टमक में HCl बन चुका हो और वहां पर कोई काइम नहीं हो। क्या कहा जाता है? हेल्दी डाइट क्या हो? 4-4 घंटा पर कुछ खाते रहिए। ठीक है? 4 घंटा के बाद वो फूड कहां चला, लेकिन 4 घंटा के बीच में नहीं। अब बिहारी क्या है, 4 घंटा के बीच में 3-4 बार खा लेगा। अब वो 4-4 घंटा उसका जुड़ाइबे नहीं करेगा कभी। ठीक है? तो 4 घंटा के बाद वह भोजन कहां जाएगा? उतरेगा बेचारा नीचे। तो भूख कब लगता है? जब HCl बन जाएगा, उसको काइम बनाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तभी भूख का पता चलता है। ये कंटिन्यू बनते रहता है। ठीक है? क्या लिखवाए थे अभी लास्ट पॉइंट? इलियम। यह स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा भाग है, जहां भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। तो प्रश्न अगर पूछे, पाचन का शुरुआत माउथ से, कंप्लीट डाइजेशन तो इलियम से, भोजन का संपूर्ण पाचन हो गया। ठीक है? अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान दोगे। देखो, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोगों का है, मान लो यह स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है? तो अब फूड आकर के डाइजेस्ट हो गया। तो भोजन जब डाइजेस्ट हो जाने के बाद क्या होता है? जो एक्सक्रीटरी फूड रहेगा, उत्सर्जी भोजन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन उसको कहां फेंक देगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सक्रीटरी फूड को कहां फेंक दिया? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है? यहां से एक्सक्रीटरी फूड निकल गया। अब मान लो आपने भोजन में जो चीज खाया था, राइस लिया था, तो राइस का न्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो हम लोग चना खाएं चाहे जिलेबी खाएं, बनना ग्लूकोज है। भोजन का स्वाद कहां तक है? बस यहां माउथ तक। माउथ से नीचे उतर गया तो कोई स्वाद वाद का मतलब है नहीं है। जिलेबी खा रहे हो कि क्या खा रहे हो, कोई स्वाद का पता नहीं। यहां से उतरा बिना स्वाद का हो गया, बेस्वाद भोजन हो गया। तो यहां पर आकर के फूड डाइजेस्ट हो गया। मान लीजिए ये वाला पार्ट इलियम है, भोजन पच गया, व्यर्थ का सामान कहां चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वाल है, यहां पर ढेर सारे करोड़ों की संख्या में पाया जाता है स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि पोरस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविलाई। हिंदी में भी अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं, विलाई, माइक्रोविलाई। अभी लिखना नहीं, समझना है। ये माइक्रोविलाई क्या करेगा? जो फूड डाइजेस्ट हो गया, उस डाइजेस्ट हुए फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा।
जो फूड डाइजेस्ट हुआ उसको यह क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद कहां पास कर देगा, बॉडी के सारे सेल में। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। ब्लड आएगा और यहां से पचे हुए भोजन से न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करके कहां पहुंचा देगा, बॉडी के सेल में। और जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो सारा का सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट कहां चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ वो पास होकर के निकल जाएगा। समझ गए। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, इलियम के आंतरिक भाग में माइक्रोविलाई पाया जाता है जो पचे हुए भोजन से, पचे हुए भोजन से न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करके शरीर की कोशिकाओं तक रक्त के द्वारा पहुंचा देता है। इंग्लिश में लिखिएगा, हाँ लिख लीजिए, लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है ये, लिख लो। माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड and passed it to cell through blood। हो गया, कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। अब बना लीजिए, अभी जस्ट खत्म हो जाएगा चैप्टर। लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट ही है, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका लेंथ लिख लीजिएगा 1.5 मीटर। इसका पार्ट लिख लीजिएगा, पहला पार्ट है इसका सीकम, हिंदी में भी सीकम कहते हैं, सीकम, ज्वाइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, पहला सीकम, इसको फिर फिगर से समझाते हैं, पहले लिख लो। पार्ट में लिखिएगा सीकम, ज्वाइंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट लिखिएगा कोलन, इट एब्जॉर्ब वाटर। तीसरा लिखिएगा रेक्टम, स्टोर एक्सक्रीटरी फूड। और चौथा लिखिएगा एनस, हेल्प्स इन रिमूवल या रिमूव एक्सक्रीटरी वेस्ट। और पांचवा लिख लीजिएगा अपेंडिक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन। हो गया। अच्छा, मान लो आपसे पूछा जाए, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा भाग पूछ दे तो क्या बताइएगा, इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन का पूछ दे तब कोलन, क्या बताइएगा, कोलन। यह लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है, सबसे लंबा भाग है। इतना हो गया।
अब देखो इसको समझ लो, इरेज करें, लिख लीजिए, लिखिए। इसके बाद इससे क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, इससे जितना भी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है वो करवा देंगे। एक छोटा सा टेस्ट टाइप का ले लेंगे, क्या 10-15 मिनट में हो जाएगा, 30-35 क्वेश्चन रहेगा, बना लेना हो जाएगा। जैसे देखो फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां समझिएगा, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कहां पर ओपन हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो यहीं से ना लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो गया है, ये लार्ज इंटेस्टाइन जा रहा है, तो यहां स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, सीकम बोलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहां जुड़ते हैं उस बिंदु को बोलते हैं हम लोग सीकम, हिंदी में भी सीकम ही कहते हैं, ठीक है। और यही सीकम का एक किनारा जो होता है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के साथ बंद रहता है, इसी को बोला जाता है अपेंडिक्स। यह हम लोगों के बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन माने बेकार का, जिसका कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। तो अभी हम लोगों के बॉडी में दो वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक एक्सटर्नल पिन्ना यानी कान का या बाहर वाला भाग पूरा, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पिन्ना, वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई रोल नहीं है। और दूसरा के स्टेपिज का रोल है, ये सब मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, यहाँ कान में, इसका रोल है, लेकिन ये जो पूरा एक्सटर्नल पिन्ना है इसका कोई रोल नहीं है, तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसी तरीके से अपेंडिक्स भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। हाँ तो वहां पर था, अभी नहीं है, हाँ वो मिलेगा, इवोल्यूशन हम भी पढ़ाएंगे ना, तो वहां बताएंगे। घास तो खा ही रहे हैं हम लोग, खा रहे हैं, सेलुलोज तो खा ही रहे हैं हम लोग, सब कुछ खा रहे हैं। इसका कुछ और भी रीजन है, वो सब इस्तेमाल है, मिलेगा, इवोल्यूशन आने दीजिए ना, वो और इंटरेस्टिंग है, बताएंगे। अभी यहां समझो, ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स, ठीक है। तो अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन है, वेस्टिजियल, कोई रोल इसका नहीं है डाइजेशन में। कई बार ये परेशानी का कारण बन जाता है, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी वेस्ट जाने वाला है यहां से कहां, लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहां पर आकर के कई बार फंस जाता है। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट यहां पर आकर के फंस गया, तो इसको पास होने का तो कोई रास्ता है नहीं। अब इसमें क्या करता है, सड़न पैदा करता है और कई बार इसको बस्ट कर देता है, फट जाता है। और अपेंडिक्स फटा तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल जहरीला हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, कई बार डेथ भी हो जाता है। इसलिए विकसित देशों में कभी अगर एब्डोमिनल कैविटी का कोई भी सर्जरी रहता है तो डॉक्टर बिना पूछले इसको काट के हटा देता है, परमिशनों नहीं मांगता है कि अपेंडिक्स रहने दे कि हटा दे, कोई इसका यूज नहीं है, बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है। उसके बाद सीकम समझ गया, अपेंडिक्स समझ गया, सीकम का ही एक पार्ट अपेंडिक्स है, ठीक है, एक भाग यहां पर ओपन है। और यहां से क्या शुरू हो जाता है, कोलन। तो कोलन क्या हो गया, लॉन्गेस्ट पार्ट हो गया। तो पचे, ऐसे स्पेशली आपसे पूछ दे कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन बताइए, तो क्या बताओगे, पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण। और वो जल का अवशोषण कौन करता है, कोलन करता है। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट निकल रहा है उसमें से यह वाटर को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर यहां पर आया तो यहां पर है रेक्टम, ये वाला हिस्सा जो हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। यहां पर आकर के एक्सक्रीटरी वेस्ट टेम्पोररी कुछ देर के लिए जमा होगा, स्टोर होगा, और फिर यहां एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव्ड कर दिया जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत इसमें कि नहीं को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हेडिंग बना लो पैनक्रियाज। डाइजेस्टिव ग्लैंड में देखो, अभी आपको जो हमने चार्ट बनवाया था उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड में सैलिवरी ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड दोनों हम लोग पढ़ लिए हैं। तो डायरेक्ट आ जाओ किस पे, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, ठीक है। देखिए पैनक्रियाज जो होता है हम लोगों के बॉडी में दो प्रकार के, स्पेशली कहा जाए तो बायो कैटलिस्ट बनते हैं। एक इंजाइम बनता है और दूसरा हार्मोन बनता है। तो इंजाइम बनता है या हार्मोन बनता है तो दोनों बनता कहां पर है, तो ग्लैंड्स में। ग्लैंड्स मतलब ग्रंथि, ग्रंथि होता है ना। तो ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक इंडोक्राइन और दूसरा एक्सोक्राइन। तो याद रखना है, इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन बनाता है, क्या बनाता है, हार्मोन। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या बनाता है, एंजाइम। पैनक्रियाज इकलौता ऐसा ग्लैंड है, यानी ग्लैंड का एक्सेप्शन है, जिसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। ना तो यह इंडोक्राइन है ना ही एक्सोक्राइन है, ये क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड। बाकी जो भी ग्लैंड है या तो इंडोक्राइन होंगे या फिर एक्सोक्राइन होंगे, और ये कैसा है, मिक्स्ड ग्लैंड है। यानी मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब एंजाइम भी निकालेगा और हार्मोन भी निकालेगा। समझ में आ रहा है बात। तो हार्मोन जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां आपको बताएंगे कि पैनक्रियाज जो होता है 2 हार्मोन निकालता है। पैनक्रियाज में 3 प्रकार का सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। तो पैनक्रियाज 2 हार्मोन निकालता है, एक बनाता है इंसुलिन हार्मोन और एक बनाता है ग्लूकागॉन हार्मोन। चूंकि डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो हार्मोन का चर्चा नहीं करेंगे यहां। इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, हम लोगों के बॉडी में शुगर के अमाउंट को कंट्रोल करता है। और इंसुलिन अगर नहीं बनेगा, पैनक्रियाज का डिफेक्ट कुछ रहेगा, तो इंसुलिन नहीं बनने से कौन सी बीमारी, डायबिटीज। और ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन कौन बनाएगा, पैनक्रियाज। लेकिन पैनक्रियाज का यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, डाइजेशन। तो पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, मिक्स्ड ग्लैंड। यह कैसा ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड। हिंदी में बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। यह कौन सा जूस बनाता है, पैनक्रिएटिक जूस। यहां केवल एंजाइम का हम चर्चा कर रहे हैं, पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, पैनक्रिएटिक जूस में के कंपोनेंट हैं, पहला कंपोनेंट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन यह क्या काम करता है, तो प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करेगा, ट्रिप्सिन। हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों नेम है, नाम का मेनली हिंदी इंग्लिश नहीं रहता है, तो ट्रिप्सिन हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम है, ट्रिप्सिन। दूसरा है लाइपेज। लाइपेज यह क्या काम करता है, फैट का डाइजेशन, फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट डाइजेशन। और तीसरा होता है अमाइलेज। यह कार्बोहाइड्रेट का करेगा। और चौथा होता है न्यूक्लिएज। यह न्यूक्लिक एसिड का करेगा। लिख लिए, याद भी हो गया, याद हो गया ना। पैनक्रियाज कैसा ग्लैंड है, ऐसा पूछे कि लार्जेस्ट ग्लैंड आपसे पूछा है तो लीवर, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा हो जाता है, पैनक्रियाज। दूसरा सबसे बड़ा ग्लैंड यही है, मिक्स्ड ग्लैंड है बेचारा, पैनक्रिएटिक जूस निकालेगा। पैनक्रिएटिक जूस का 4 कंपोनेंट, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज और न्यूक्लिएज। ठीक है, तो ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन। तो देखो प्रोटीन के डाइजेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बन जाते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अगर आपसे पूछ दे कि कौन सा सेल ऑर्गेनल प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस माने प्रोडक्शन, सिंथेसिस माने प्रोडक्शन, निर्माण। तो कौन सा सेल ऑर्गेनल प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो क्या बोलिएगा, राइबोसोम। नाम सुने ना राइबोसोम का, उसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोला जाता है। प्रोटीन का वो सिंथेसिस करता है। कौन सा ऑर्गेन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल है, तो लीवर। ठीक है, और पूछ दे कि प्रोटीन का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करेगा, तब क्या बोलिएगा, ट्रिप्सिन। ठीक है, एक दो चीज और याद रखना है कि जितना भी एंजाइम होता है, चाहे किस ये हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज, अमाइलेज, न्यूक्लिएज, जितना भी एंजाइम होता है सब एंजाइम किस चीज का बना होता है, प्रोटीन का। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। जितना भी एंजाइम होगा सब प्रोटीन होगा, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो प्रोटीन एंजाइम प्रोटीन भी है, या कई जगह पर एंजाइम को बायो कैटालिस्ट भी कहा जाएगा। बायो कैटालिस्ट, कैटालिस्ट किसको कहते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है चाहे घटा देता है, लेकिन अपने रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। कैटालिस्ट माने उत्प्रेरक हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, कैटालिस्ट कैसा फैक्टर है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, लेकिन खुद रेट ऑफ रिएक्शन में भाग नहीं लेता है।
ठीक है। तो प्रोटीन क्या, इंजाइम्स क्या होंगे हमेशा? प्रोटीन। ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन या ऑल इंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट लिखिएगा लीवर। लीवर, LIVER, लीवर क्या? एकिनार, कुछ करेक्शन होगा उसमें। एकिनार कोई कौन सा? हाँ, वो सेल से इसी से निकलता है। हार्मोन के लिए अल्फा बीटा गामा सेल है, और इग्नार सेल जो है उससे क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। ठीक है। चलिए, हो गया इतना। लीवर लिखिएगा, लीवर के बारे में। लीवर डैश दे करके लिखिएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड, पहला पॉइंट लिख लो इसमें। लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसका एवरेज वेट ब्रैकेट में लिखिएगा 1.5 kg, लगभग 1.5 किलो का यह होता है। ठीक है, 1.5 kg हो गया इतना। लार्जेस्ट ग्लैंड, एवरेज वेट 1.5 kg। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट सेक्रीट बाइल जूस। इट सेक्रीट बाइल, BILE, बाइल जूस, पित्त रस हिंदी में बोलते हैं, बाइल जूस। इट सेक्रीट बाइल जूस। और बाइल जूस का फंक्शन लिखवा ही दिए, इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं। क्या फंक्शन बताएं उसका? फूड को एल्कली से किस में एसिडिक से एल्कली में बदलता है। ठीक है, कहां पर? ड्यूडेनम में। तो वो लिखवाने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद लिख लीजिए अगला, लीवर के बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लास्ट। पेज भर गया पूरा। डिलीट। ये प्लस से नहीं होगा। अच्छा, ये वाह। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल ग्लैंड कर लो। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं आंत्र ग्रंथि। इंटेस्टाइनल ग्लैंड लिखिएगा। पहला पॉइंट, प्रेजेंट बिटवीन ए स्पेस ऑफ माइक्रोविलाई। प्रेजेंट बिटवीन स्पेस ऑफ माइक्रोविलाई सेक्रीट सक्कस इंटेरिकस जूस। सक्कस इंटेरिकस जूस, हिंदी नाम भी वही है इसका, सक्कस इंटेरिकस। लिखिएगा इसमें, यह माइक्रोविलाइज के बीच में, यह माइक्रोविलाई के बीच में छोटी आंत में पाया जाता है। यह माइक्रोविलाई के बीच में छोटी आंत में पाया जाता है। छोटी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा दूसरा, यह सक्कस इंटेरिकस जूस स्रावित करता है। ठीक है, सक्कस इंटेरिकस का फंक्शन पूछ दे तो क्या बोलोगे? फूड का एसिमिलेशन, जो अभी बताए थे ना अमीबा में। हाँ, तो हम लोगों के बॉडी में फूड का एसिमिलेशन करने का कार्य सक्कस इंटेरिकस जूस का है। भोजन का एसिमिलेशन। चलिए, डाइजेशन खत्म हो गया। अब एक दो क्वेश्चन पूछे, याद हो गया है? अच्छा, डिजीज आप लोग पहले कुछ हल्का फुल्का पढ़े हैं। डिजीज बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, तो डिजीज से खूब सारा क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिक डिजीज से जो प्रश्न पूछता है वो 3-4 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। बोलिए
क्या क्या बोले? हाँ, तो सेल में ना मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्टेज वो सब तो वहां मिलेगा, ट्रांसडक्शन वो वहां का है, यहाँ का नहीं। ठीक है, डिजीज से क्या क्वेश्चन पूछता है कि कोई बीमारी का नाम दे देगा। ऐसा आप में से कितने लोगों को से अगर पूछे कि 5 गो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी का नाम बताइए, कितने लोग बता सकते हैं? 1 2 3, बस 3 लोग। बैक्टीरिया से होने वाले 5 बीमारी 3 ही लोग बताइएगा, बाकी लोग बीमार उमार नहीं पड़ते हैं। 4, इतने लोग बैठे हुए 4 लोग। और वायरस से होने वाला 5 बीमारी का नाम? कोरोना है वो तो याद है होगा कोरोना तो याद ही रहेगा। चलिए आप, अच्छा प्रोटोजोआ से होने वाला 2-3 गो बीमारी का नाम? प्रोटोजोआ से 3-4 लोग हैं। ठीक है, बहुत आसान है। तो पहला एग्जाम में डिजीज से अगर प्रश्न पूछता है तो पूछता है कि बीमारी का नाम दे देगा, पूछेगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ किससे होता है। दूसरा पूछता है उससे संबंधित क्वेश्चन कि किस अंग को प्रभावित करता है। जैसे क्वेश्चन दे देगा, मान लो टाइफाइड बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है, किसको करेगा? कोई लीवर बोल रहा था, आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, अच्छा ट्रेकोमा डिजीज आंख को, हेपेटाइटिस लीवर को, मम्स सही है। हाँ, कौन से ग्लैंड को? पैरोटिड ग्लैंड को। अभी बताया ना, पैरोटिड ग्लैंड जीभ के नीचे से कान के पट्टी तक, कनपट्टी तक, ठीक है, उसी को प्रभावित करता है, उसको फुला देता है। तो कई सारे लोग को देखिए पट्टी चिपका के नहीं रखता है, हाँ, तो उसी को मम्स कहते हैं। अच्छा मीजल्स, खसरा जिसको बोलते हैं, किसको करेगा? गला को करेगा, गर्दन को, सोर थ्रोट कर देता है। ठीक है, हाँ, ऑर्थोमिक्सोवायरस। ट्रेकोमा तो हो गया। ट्यूबरकुलोसिस किसको करेगा? लंग्स को। अच्छा कॉपी देख के नहीं बोलना है। पोलियो पूरा बॉडी को, केवल सीएनएस को, पूरा नर्वस सिस्टम नहीं, ओनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसका पीएनएस से और एएनएस से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। अच्छा पोलियो का जो ड्रॉप है 2 बूंद जिंदगी की, उसका खोज किसने किया था? टीका नहीं पूछ रहे हैं, 2 बूंद जिंदगी की पोलियो ड्रॉप। सेबिन पढ़ते हैं, एल्बर्ट सेबिन। ठीक है, और पोलियो का टीका साल्क, SAL के, साल्क ने दिया था। अच्छा जो HIV डिजीज है, एड्स जो डिजीज है, इसको रिकॉग्नाइज्ड कौन सी संस्था ने किया था? फर्स्टली एड्स वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? अरे CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अमेरिका की संस्था है। ठीक है, उसी ने इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। अच्छा डेंगू जो है बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से या प्रोटोजोआ से? वायरस। सब लोग सहमत हैं? कोई नोटा वाले भी हैं? नोटा वाले, नोटा, हाँ, कौन मच्छर? रेबीज, एडीज मच्छर, रेबीज तो वायरस है। अच्छा बताओ डेंगू जो है कौन से वायरस से होगा? एडीज मच्छर है, वायरस नहीं। मादा नहीं, एनाफिलिस से तो मलेरिया। हम वायरस का नाम पूछ रहे हैं, मच्छर नहीं पूछ रहे हैं, मच्छर मत बोलो। वो तो मच्छर का नाम है, हम पूछ रहे हैं वायरस का नाम। रेबो वायरस का नाम है। ये मिलेगा आगे, ऐसे ही आपका जीएस थोड़ा सा चेक कर रहे हैं। राइबोफैल्वी वायरस। ठीक है, इससे कौन सा बीमारी? डेंगू। और मच्छर का नाम पूछे तो एडीज एग्जिप्टी, एडीज एग्जिप्टी। ठीक है, ये मच्छर हो गया, वेक्टर, ये अपने अंदर बैठा के लेकर जाता है, राइबोफैल्वी को पहुंचा देता है जिसको काटेगा। और ये मच्छर बहुत वीआईपी होता है, वीआईपी सेंस में सब मच्छर रात के टाइम में काटता है, दिन में काटता है, रात में सोता है, ठीक है, और दिन में जग करके काटता है। बहुत परिश्रमी मच्छर नहीं है यह, ज्यादा मेहनत नहीं करता है, मात्र 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है। ठीक है, और इसका क्या है कि गंदगी इसको पसंद नहीं है, साफ पानी में अंडा देता है। ठीक है,
जो गमला का पानी घर में है, कूलर का पानी है, उसमें आकर के अंडा देता है, वीआईपी मच्छर है, ठीक है। राइबोफ्लेविक कौन से मच्छर से जाएगा? एडिस। अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में था, डेंगू का ही रिलेटेड एगो डिजीज है चिकुनगुनिया, नाम सुने हैं? चिकुनगुनिया, वो कौन से मच्छर के काटने से होता है? वायरस उसका चिकुनगुनिया वायरस ही है। चिकुनगुनिया बीमारी चिकुनगुनिया वायरस से ही होगा, मच्छर बदल जाता है, याद है? उसका मच्छर है क्यूलेक्स फैटिगन्स, इससे होता है चिकुनगुनिया, इससे होता है डेंगू। और एनाफिलीज आपको मालूम ही है, उससे कौन सा बीमारी? मलेरिया। अच्छा, टीबी जो डिजीज होता है ट्यूबरकुलोसिस, उस बीमारी में कौन सा दवाई यूज किया जाता है, कौन सा मेडिसिन? हाँ बोलिए, सही है, DOTS, डॉट्स मेडिसिन। किसमें यूज करते हैं? टीबी में, ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, ठीक है, ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट टीबी में उपयोग किया जाता है। 90 दिन तक शायद इसका कोर्स रहता है, उसको रेगुलर वे में खाना रहता है। जो टाइफाइड डिजीज होता है उसका बैक्टीरिया कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी। डॉक्टर कौन सा जांच लिखता है टाइफाइड के लिए? विडाल टेस्ट। अच्छा, एड्स का कौन सा जांच होता है? केवल एलिसा है? हाँ? 4 टेस्ट है, कौन कौन सा? दूगो फेमस है परीक्षा में, दूगो जो अभी इन्होंने बताया, एगो एलिसा खूब पूछता है, ठीक है, एलिसा। तो एलिसा में ई का मतलब इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, एलिसा इसको कहते हैं। ये प्रिमिटिव आदि काल से ही चला आ रहा है एलिसा। अभी आ गया है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एकदम इफेक्टिव मेथड यही है, पीसीआर है, ठीक है, पीसीआर सबसे इफेक्टिव मेथड होता है। अभी जो कोविड वायरस आ रहा था, तो कोविड वायरस में क्या हो रहा था? आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो एड्स का ही टीका का नाम, जांच का नाम याद रखिएगा, एलिसा और पीसीआर, आरटीपीसीआर नहीं, केवल पीसीआर, ठीक है, आरटीपीसीआर नहीं देते। उसके बाद बताइए, पोलियो से हो ही गया। इन्फ्लुएंजा में स्वाइन फ्लू जो डिजीज होता है, नाम सुने हैं? कौन से वायरस से होता है? ठीक है। और बर्ड फ्लू, ये तो स्ट्रेन हो गया वायरस, ये तो वायरस का स्ट्रेन था ना, H5N1 या H1N1। और वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस, वायरस कौन सा? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस का वो स्ट्रेन, जैसे कोरोना था, तो आप लोग सुन रहे होंगे कोरोना म्यूटेंट अपना बदल रहा है बार बार, पहले अल्फा था वेरिएंट, फिर डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, ठीक है। अब एक और कौन आया है? कप्पा वेरिएंट। हाँ। तो कप्पा वेरिएंट जो पता है क्या किया, जैसे कोरोना उसका नाम इसलिए दिया गया था, इस तरह का उसका शेप था, और पूरा माथा पर उसके देखिएगा इस तरह से क्राउन बना हुआ था, तो क्राउन के चलते ही उसका नाम क्या दिया गया था? कोरोना। अभी वायरस ऐसा नहीं कि धरती पर पहला बार आया है, ये वायरस बहुत पहले से आया था। हाँ, सार्स इसी का था, एक बीमारी था सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो सार्स इसी का पहले था, ये भी कोरोना वायरस से होता है, ये पहले से वायरस था। चलिए, तो ये भी आपको याद ही है। उसके बाद हर्पीज डिजीज का नाम सुने हैं? किस अंग को प्रभावित करता है? हर्पीज, अरे त्वचा को प्रभावित करता है, खुजली का बीमारी है हर्पीज, खुजली का बीमारी है। रैबीज किस अंग को प्रभावित करता है? अच्छा, बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से? रैबीज वायरस से। कौन सा वायरस है उसका? हाँ सही है, बोलिए। रेबडो। कौन सा वायरस? रेबडो वायरस। किस अंग को प्रभावित करेगा? तंत्रिका तंत्र को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। उसमें क्या बीमारी हो जाता है? हाइड्रोफोबिया, पानी देखेगा तो उसको डर लगेगा, और कई बार मिर्गी आ जाता है, कई बार दत्ती लग जाता है, तो फिर बिहारी उपचार करना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, तब उसका ठीक होता है। तो रेबडो वायरस है रैबीज। अच्छा, दूगो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बताइए जो बैक्टीरिया से होता है? सिफिलिस और गोनेरिया। सिफिलिस जो होता है कौन से बैक्टीरिया से होता है?
सिफिलिस और गोनेरिया दो एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग कहते हैं, बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट है ट्रिपोनीमा पैलिडियम। क्या नाम है? ट्रिपोनीमा पैलिडियम बैक्टीरिया, ये सब मिलेगा, आगे बताएंगे। और दूसरा का कौन सा बच गया? गोनेरिया। गोनेरिया होता है गोनेरिया बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम गोनेरियाई, उससे होता है गोनेरिया। हाँ, तो एक हो गया सिफिलिस, एक हो गया गोनेरिया। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी डिजीज, वायरस से कि बैक्टीरिया से? बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया है इसका? माइक्रो की माइको? हाँ, माइकोबैक्टीरियम लेपेरी, इससे कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, किस अंग को प्रभावित करता है? बोन को। हड्डियां इसमें टेढ़ी हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं। ठीक है, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, अच्छा, कॉलरा जो है जिसको हैजा बोलते हैं, तो कॉलरा वाटर कम्युनिकेबल डिजीज है कि नहीं है? इकलौता वाटर कम्युनिकेबल डिजीज है। जो किससे होता है? बैक्टीरिया से कि वायरस से? हाँ, टाइफाइड कॉन्टामिनेटेड फूड और ड्रिंक्स दोनों से होता है, लेकिन उसका हाउस फ्लाई कॉजेटिव एजेंट हो जाती है। लेकिन ये क्या होता है? कॉन्टामिनेटेड पानी पी लिए तो पकड़ लिया। कई बार पहले के समय में तो ये बड़ा महामारी था, गांव का गांव जो होता था इस बीमारी से खत्म हो जाता। हाँ, बाढ़ वगैरह कहीं पर आता है ना, तो सबसे अधिक यह बीमारी जो होती है यह फैलती है, हैजा। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ। कौन से मच्छर तो हो गया फीमेल एनाफ्रीज, मलेरिया वाला, और उसका कॉजेटिव एजेंट का नाम बताइए। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है। और एक बीमारी है कालाजार, नाम सुने हैं? किससे होता है? प्रोटोजोआ का नाम, प्रोटोजोआ का नाम लेशमेनिया। क्या हो गया? हाँ, और किससे इसका वेक्टर कौन हो जाएगा? सैंड फ्लाई। हाँ, सैंड फ्लाई हो जाएगा। एक वो बीमारी है एलिफेंटिएसिस, नाम सुने हैं? हाथी पांव। ठीक है, ये किससे होता है? एलिफेंटिएसिस जो डिजीज है उसको फैलाता कौन है? मच्छर फैलाता है। ठीक, उसका वर्म है, एक वर्म से होता है, क्रीमी से। ठीक है, उस वर्म का क्या नाम है? उस्चेरिया ब्रोंकोफ्टी। क्या नाम है? उस्चेरिया ब्रोंकोफ्टी। ये सब एकदम बेसिक डिजीज से खूब यहां से क्वेश्चन उठता है, इसलिए डिजीज को एकदम घोर के मट्ठा जैसन पी जाना है। ठीक है, एकदम डिजीज को एकदम मुंह पर आना चाहिए। 3-4 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, अगर उसका वैक्सीन अवेलेबल है। चाहे एक और रिसेंटली किसी एग्जाम का था, ये जो डिजीज होता है रैबीज, जो डिजीज है, रैबीज का टीका का खोज कौन किया था? सही है, बोलिए। लुइस पास्चर किए थे। अच्छा, वो टीका आदमी को दिया जाता है कि एनिमल्स को दिया जाता है? अरे एनिमल का डिजीज है, कैट, बैट, उल्फ, इन सब के काटने से होता है, तो उनको ना देंगे, अपने काला लेंगे। हाँ ठीक, काटे के बाद भी नहीं लेंगे यार। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे नेक्स्ट क्लास में।